दोस्तों, कंधे पर जब सितारा लगता है तो हर मेहनत गवारा लगता है। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के साइंस के क्वेश्चन को और एकदम फुल डिटेल के साथ देखने वाले हैं। चीर फाड़ करते हुए चलेंगे। आप कोशिश करना कहीं पे इसे नोट जरूर कर लेना ताकि रिवीजन में आपको सुविधा हो। अगर आप बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी जैसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है आप पहले खुद कोशिश करना जवाब देने का, ठीक है। देखिए, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 वोल्ट के मान के बराबर है। 1 वोल्ट के मान के बराबर। अब आपको बताना है कि वोल्ट जो है किसका एसआई मात्रक है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इसको। जब हम किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, चार्ज को, ठीक है, चार्ज आवेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इसमें कुछ वर्क करना पड़ता है और वही जो वर्क होता है वोल्ट के रूप में हम लोग देखते हैं। इसको विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा 1 वोल्ट क्या होता है। देखिए, जो वर्क हम लोग किए हैं किसमें किए हैं? एक चार्ज को ले जाने में, ठीक है ना। एक चार्ज को ले जाने में जो वर्क किए हैं यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, वही जो वर्क है वोल्ट के रूप में डिफाइन होता है। अब यहाँ से देखिए, वर्क का क्या होता है? मात्रक जूल होता है, आपको पता है। और कूलम, ये चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम कहाँ पे? ऑप्शन में 1 जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा तभी आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए, एक चीज़ आपको बताना है कि एसआई यूनिट जो है, एसआई पद्धति जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इससे पहले क्या होता था? देखिए, डाइन जो है दिख रहा है ना आपको, ये डाइन भी ना बल का ही मात्रक है। कौन सा मात्रक है? किस प्रणाली में है? तो सीजीएस प्रणाली में, ठीक है। सीजीएस प्रणाली में डाइन जो है बल का एक मात्रक है। सीजीएस प्रणाली क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, और इसमें एक मात्रक क्या होता है? डाइन। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछ ले कि सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है तो डाइन पे आपको टिक करना है। अब यहाँ से न्यूटन का आपको 3 लॉ होता है, तीनों लॉ आपको एकदम पढ़ के जाना है एग्जाम में, ठीक है ना। ये चीज़ पूछा जाता है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है, यह दर्पण के सतह के समांतर है, यह दर्पण के किनारे पर स्थित है, यह दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत है, यह दर्पण की सतह को 45 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए, अब थोड़ा सा आप समझिए, गोलीय दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण आप पढ़े हैं ना। ये होता है गोलीय दर्पण। इसी को 2 भाग में काटते हैं तो एक बन जाता है आपका अवतल दर्पण यहाँ से, ठीक है, अवतल दर्पण, और एक बन जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये बन जाता है उत्तल दर्पण। अब यहाँ से जो यहाँ से अक्ष इसका होता है, मुख्य अक्ष जो होता है वो देखिए ध्यान से समझिएगा। मुख्य अक्ष क्या होता है? यहाँ पे 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, और एकदम बीचों बीच होता है। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, यह दर्पण की सतह के समांतर होता है। क्या समांतर है इसके सतह के? नहीं है ना, ये खत्म हो गया। दूसरा देखिए, एक एक चीज़ अगर आप समझेंगे ना तो आपको एकदम बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन देखिए, यह दर्पण के किनारे पर स्थित है। बताइए, यहाँ किनारे पर स्थित है क्या? ये तो एकदम सेंटर पे है। मैंने अभी बताया ना आपको, एकदम सेंटर में होता है। ये इसका ध्रुव होता है, पोल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका यहाँ पे होता है सी मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी होता है वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे होता है फोकस बिंदु, और यहाँ से यहाँ तक दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ऑप्शन देखिए, यह दर्पण के किनारे पर स्थित है, ये भी गलत हो गया। यह दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत है। अभिलंबवत का मतलब 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो ये अभिलंबवत है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी देख लीजिए, 45 डिग्री कोण पर प्रतिच्छेद करता है, नहीं, एकदम 90 डिग्री पे, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत है। चीज को आपको समझना है, रटना नहीं है। समझ जाइएगा तो ऑप्शन अपने आप ढूंढ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछ दिया? नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे इसमें। नहीं है देखना है आपको। उष्माक्षेपी मतलब समझ रहे हैं ना, एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। किसको कहते हैं उष्माक्षेपी? जिसमें उष्मा रिलीज होता है, मतलब उष्मा का उत्सर्जन होता है। 2 तरीके का हो गया, एक उष्माक्षेपी होता है, एक उष्माशोषी होता है। उष्माशोषी में क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये है और ये है। उष्माक्षेपी में क्या होगा? यहाँ से ऊर्जा रिलीज होगा, ठीक है ना, ऊर्जा रिलीज होगा। और उष्माशोषी में क्या होगा? ऊर्जा अवशोषित करेगा, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। ये उष्माशोषी हो गया, इंडोथर्मिक, और ये एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, उष्माक्षेपी कौन है इसमें देख लीजिए, कौन नहीं है? प्रबल अम्ल का तनुकरण, मतलब अम्ल को जब पानी में हम लोग डालेंगे तो वहाँ से बहुत
ऊर्जा निकलता है। तो ये आपका हो गया क्या, ऊष्मा छिपी। ये तो हो गया। देखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है आपको पता है, सूर्य का प्रकाश लेता है। खाना बनाने के लिए पौधा सूर्य का प्रकाश लेता है ना, और किसके थ्रू इसको अवशोषित करता है, क्लोरोफिल के थ्रू। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, क्लोरोफिल के थ्रू सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है। तो यहाँ देखिए इसमें अवशोषित कर रहा है ना, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब यहाँ पे आंसर आपको मिल गया, यहीं पे कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, तो ये ऊष्माशोषी हो गया, मतलब यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। और ये तीनों जो है यहाँ पे दहन, दहन भी आपका ऊष्माक्षेपी है, और श्वसन, श्वसन भी ऊष्माक्षेपी है। ग्लूकोज को जैसे ही तोड़ता है तो वहाँ से एनर्जी भी निकलता है एटीपी के रूप में, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दिए गए तापमान पर किसी विलयन में और अधिक विलय को घोलना संभव नहीं है, तो उस विलयन को क्या कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, दो तरीके का विलयन होता है, एक असंतृप्त विलयन होता है, ठीक है, असंतृप्त और संतृप्त विलयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड, और इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, किसी दिए गए तापमान पर किसी विलयन में और अधिक विलय घोलना संभव नहीं है, मतलब जो यहाँ पे घोला हुआ है इसमें और दूसरा विलय नहीं घोल सकता, एकदम फुल हो चुका है वो, उसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त, मतलब पूरा तृप्त हो गया है वो, संतुष्ट हो गया है, अब दूसरा जो है उसमें नहीं घोल सकते हैं। तो ये कौन सा विलयन हो जाएगा, संतृप्त विलयन। ये आपको ध्यान में रखना, सैचुरेटेड। अगर जिसमें घोलना संभव है, मतलब अभी उसमें कोई विलय घुल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, असंतृप्त विलयन, मतलब जिसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन, जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। एकदम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ये जो घुलनशीलता है ना, दो तीन चीज़ जो है ना इसको प्रभावित करता है। एक तो तापमान, यहाँ पे लिखा हुआ है तापमान, दाब हो जाता है आपका, विलय और विलायक की प्रकृति पे भी ये डिपेंड करता है। इतना सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प चयन कीजिए। अंकुर समझ रहे हैं ना, विलाई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विलाई। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंगुली के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। आप शायद पढ़े भी होंगे, ये छोटी आंत में होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अंगुली के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसका कार्य पूछ रहा है, क्या कार्य है, अब ध्यान से आप समझिए थोड़ा सा। जैसे देखिए छोटी आंत जो है, जितना भी पोषक तत्व है या फिर एमिनो एसिड है उसको अवशोषित करने में इसका मुख्य रोल है। अब अवशोषित कौन करता है, तो यही जो स्ट्रक्चर है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, विलाई, यही अवशोषित करता है। एक काम हो गया इसका अवशोषित करना, और अवशोषित करने के लिए ये ना एरिया बढ़ाता है, मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए ये छोटी आंत है और यहाँ पे विलाई है, ठीक है, ये क्या करेगा, एरिया को बढ़ा देता है, यहीं से अवशोषित होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अवशोषण सतह क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि जो है पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करता है, तो आपको ध्यान में रखना है विलाई। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो छोटी आंत, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मौजूद नहीं है, लवण, प्रोटीन, अपाचित भोजन, हार्मोन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपाचित भोजन। और ये तीनों जो है प्लाज्मा में पाया जाता है, लवण भी, प्रोटीन भी, हार्मोन भी। तीनों का वर्क देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। लवण का क्या वर्क होता है, लवण का दो काम है, परासरण को संतुलन करना और पीएच मान को कंट्रोल करना, ठीक है, ध्यान में रखना है, पीएच मान को कंट्रोल करना। प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन का काम है आपका परासरण दाब को कंट्रोल करना, ठीक है, परासरण दाब को कंट्रोल करना, और जो क्लॉटिंग होता है, ब्लड में ब्लड का थक्का बनता है ना, उसको कंट्रोल करना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्लॉटिंग, ठीक है ना, कौन कंट्रोल करता है, प्रोटीन। हार्मोन का क्या काम है, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बार बार रिपीट होता है। हार्मोन का काम है शारीरिक गतिविधि को कंट्रोल करना, ठीक है ना, शारीरिक गतिविधि को कंट्रोल करना। और जितना भी हार्मोन रिलीज होता है यहाँ से, तो वो प्लाज्मा के माध्यम से ही विभिन्न अंगों तक पहुँचाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, कह रहा है कि नर जननांग लिंग किसके स्थानांतरण में मदद करता है, शुक्राणु, युग्मनज, अंडे, ध्रुवीय पिंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणु। शुक्राणु मतलब स्पर्म, ठीक है, स्पर्म। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि नर जननांग लिंग यानी पेनिस किसके स्थानांतरण में मदद करता है, किसको ट्रांसफर करता है, तो स्पर्म को ट्रांसफर करता है, कहाँ, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, जब स्पर्म और ओवम, ओवम क्या है, ओवम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलता है वहाँ से, ठीक है ना। तो ये स्पर्म और ओवम जब दोनों मिल जाता है, तो मिलने के बाद क्या बनाता है यहाँ पे, जायगोट,
ठीक है ना, जायगोट। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जायगोट, दोनों के मिलने के बाद क्या बनता है, जायगोट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दोनों के मिलने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। ये भी आपको ध्यान में रखना, फर्टिलाइजेशन। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, टेस्टिस में। कहाँ पे, टेस्टिस में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिस, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विरिसन। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, विरिसन में, टेस्टिस में। स्पर्म बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस लिख दूं क्या, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस आपको ध्यान में रखना है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये क्या होता है, प्रोसेस बाय विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस। मतलब स्पर्म का जो बनने का प्रक्रिया है ना टेस्टिस में, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनजी का पूरा रूप क्या है। पूरा रूप मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। कंप्रेस नेचुरल गैस, यही आंसर भी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 कंप्रेस नेचुरल गैस। एक चीज़ आपको यहाँ से और ध्यान में रखना है कि सीएनजी में जो है मुख्य रूप से इसका मेन घटक जो है वो मीथेन है। क्या है, मीथेन आपको ध्यान में रखना। और मीथेन का फार्मूला CH4, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और इसका प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, ये तो आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है। तो कोशिका विभाजन के टाइम ही गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गुणसूत्र मतलब क्रोमोजोम। मानव में क्रोमोजोम कितना होता है, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब 46, ठीक है ना, 46। अब इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि सेक्स क्रोमोजोम कितना होता है, तो 1 जोड़ा मतलब 2 सेक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। मेल में जो होता है, मेल में X और Y और फीमेल में XX। अब यहीं से लिंग निर्धारण होता है, ठीक है ना। तो लिंग निर्धारण में कौन क्रोमोजोम भाग लेता है, तो सेक्स क्रोमोजोम का काम क्या है, लिंग निर्धारित करना, ठीक है। बेबी जो होगा वो लड़का होगा या फिर लड़की होगा, वो यही क्रोमोजोम डिसाइड करता है। अगर देखिए इसका X और इसका X दोनों XX मिल गया तो क्या हो जाएगा, गर्ल, ठीक है, गर्ल आपको ध्यान में रखना। और लड़की का X और लड़का का Y, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, बॉय। बॉय, बेबी क्या हो जाएगा, बॉय। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब आपको ये चीज़ पता चल रहा होगा, देखिए लड़की पे ना डिपेंड नहीं करता, ये लड़का के गुणसूत्र पे डिपेंड करता है कि जो बच्चा है वो लड़का होगा या फिर लड़की। देखिए यहाँ पे इसके पास तो दोनों XX है और लड़का के पास क्या है, X और Y है। इसका X और X मिल गया तो यहाँ से लड़की, X और Y मिल गया, लड़का का Y मिल गया और लड़की का X, तो क्या हो जाएगा, बॉय यहाँ से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।